निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इस बार 2 चरण में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। बज गई बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी। निर्वाचन आयोग ने किया चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 चरण में होंगे मतदान। 14 नवंबर को आएंगे चुनाव के परिणाम। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ ही गई। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इस बार 2 चरण में विधानसभा के चुनाव होंगे। पहले फेज में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। मतगणना की तारीख 14 नवंबर तय हुई है। इसी दिन पता चलेगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज में नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर को शुरू होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। नाम वापस लेने की तारीख 20 अक्टूबर है, जबकि मतदान 6 नवंबर को होगा। दूसरे फेज का नामांकन 13 अक्टूबर से शुरू होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर की तारीख तक नाम वापस ले सकते हैं और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। 2020 में 3 फेज में चुनाव हुए थे। पहले चरण में 28 अक्टूबर 2020 को 71 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीट और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान हुआ था। मतगणना 10 नवंबर को हुई थी। नतीजों की बात करें तो 2020 में एनडीए को 125 सीट, जबकि महागठबंधन को 110 सीट पर जीत मिली थी और 125 सीट जीतकर एनडीए ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अब सबकी नजर 14 नवंबर की तारीख पर टिक गई है, जब चुनाव के नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की वापसी होती है या 20 साल बाद बिहार बड़े बदलाव का गवाह बनता है। वैसे चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और सभी राजनीतिक दलों ने 2 फेज में चुनाव के ऐलान का स्वागत किया है। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे और इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। निर्वाचन आयोग ने 2 चरण में चुनाव कराने का ऐलान किया, जिसका सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। हम तो 360 दिन तैयार रहते हैं एनडीए बिहार के चुनाव के लिए। हर क्षण हर समय हम तैयार थे, तैयार हैं और आगे भी तैयार। परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, जंगल राज के साथ उनके गठबंधन के लोगों यानी विपक्ष की पार्टियों का उस दिन सफाया की तिथि भी बिहार के लोगों ने तय कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल पूरी कमर कस करके बिहार की जन भावनाओं के अनुरूप, जो बिहार का भावना है बिहार में बदलाव का, 2025 महागठबंधन 235, इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया रहेगा। हम लोग अगर सब बढ़िया से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन और सब कुछ जो हम लोग का तैयारी चल रहा है तो मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर चुनाव के ऐलान का स्वागत किया। नड्डा ने लिखा, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आज बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। यह देश व प्रदेश को विकास और सुशासन के पथ पर अग्रसर रखने का प्रमुख माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार जन कल्याण और सुशासन का पर्याय बनी है। बिहार का यह चुनाव प्रदेश को विकास के रास्ते पर अनवरत ले जाने, घुसपैठिया मुक्त करने और जंगल राज को फिर से आने से रोकने का चुनाव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोकतंत्र की जननी बिहार की पुण्य धरा की जनता इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए को अपना आशीर्वाद और प्रचंड मतों से समर्थन प्रदान करेगी। जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, मेरे प्रिय बिहार वासियों, 14 नवंबर 2025 इस तारीख को हम सभी को याद कर लेना है। इतिहास के पन्नों को भविष्य में जब भी पलटा जाएगा तो ये तारीख बिहार के सुनहरे भविष्य, परिवर्तन, विकास और बुलंदी की शुरुआत बनकर हमेशा स्वर्ण अक्षरों में दिखेगी। परिवर्तन का बिगुल बज चुका है, जनता की जीत का शंखनाद हो चुका है। बस अब पूरे मनोयोग, समस्त ऊर्जा का संचय कर प्रत्येक बिहारवासी को जुट जाना है महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए। यानी चुनाव के लिए सभी पार्टियां और पार्टियों के नेता तैयार हैं। एनडीए के नेता जहां एक बार फिर बम्पर जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो विपक्षी पार्टियों के नेता 20 साल बाद बदलाव की बात कह रहे हैं। वैसे अब सब कुछ बिहार के 7 करोड़ 42 लाख वोटर के हाथ में है। बिहार की जनता का फैसला क्या होता है, ये 14 नवंबर को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में हुई निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि 17 नए बदलाव के साथ बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। बिहार का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि देश को नई राह दिखाने वाला चुनाव है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ये बातें कही। बिहार का चुनाव 17 नए बदलावों के साथ होने जा रहा है, जिसके अनुसार किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। हर बूथ पर 100% वेबकास्टिंग होगी। मतदान केंद्र तक मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी। ईवीएम बैलेट पर उम्मीदवार की रंगीन फोटो होगी ताकि मतदाता आसानी से पहचान सकें। बूथ लेवल अधिकारी और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण होगा। सफलतापूर्वक किया गया एसआईआर, डिजिटल इंडेक्स कार्ड का वितरण, वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म, वोटर आईडी कार्ड 15 दिन में बनेगा। बूथ लेवल कर्मचारियों के लिए आई कार्ड, फॉर्म 17C और ईवीएम में विसंगति पर वीवीपैट काउंटिंग, पोस्टल बैलेट की गिनती पहले, हाई राइज सोसाइटियों में अतिरिक्त बूथ, 100 मीटर से बाहर अनौपचारिक आईडी स्लिप बूथ, राजनीतिक दलों के बीएलओ का उपयोग, पुलिस अधिकारियों का विशेष प्रशिक्षण, पोलिंग और काउंटिंग का मेहनताना 2 गुना। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए बदलाव की विस्तार से चर्चा की। मतदाताओं को सहूलियत हो, इसके लिए हर संभव उपाय किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतदाताओं के साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों का ऐलान होगा, जिसमें प्रशांत किशोर के साथ साथ कई चौंकाने वाले नाम भी होंगे। इधर चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उधर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा कि 9 तारीख को उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा, जिसमें मेरे अलावे कई चौंकाने वाले नाम होंगे। 9 तारीख को देखिएगा कि कौन कौन लोग लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के अलावा कई ऐसे लोग लड़ेंगे जो आप देख के सुन के कहिएगा अरे ये भी लड़ रहे हैं। बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर ने
2025 के चुनाव को एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी लड़ाई न मानकर त्रिकोणीय मुकाबले का दावा किया है। भाई यहाँ 3 सीधा त्रिकोणीय मुकाबला है। लोग महागठबंधन के उम्मीदवारों के बारे में पूछ रहे हैं, लोग एनडीए के उम्मीदवारों के बारे में पूछ रहे हैं और उससे बढ़कर लोग जनसुराज के उम्मीदवार का इंतजार कर रहे हैं। 2024 में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी कोई खास छाप नहीं छोड़ पाई थी। जनसुराज के उम्मीदवार चारों सीटों पर चुनाव हार गए थे। 2025 की लड़ाई प्रशांत किशोर के लिए करो या मरो जैसी है। देखना होगा बिहार की जनता का रिस्पांस कैसा रहता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर के अब जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। मांझी ने एनडीए में 15 सीट की डिमांड रखी है। मांझी ने यह भी बताया है कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और सम्राट चौधरी के सामने 15 सीट की डिमांड रखी है। वो चाहते हैं कि चुनाव में मान्यता प्राप्त करने लायक सीट उन्हें मिले और पिछली बार 7 सीट पर चुनाव लड़े थे तो 4 सीट वो जीते थे और इस बार 15 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे तो 8 सीट पर जीत उन्हें मिलेगी। मान्यता प्राप्त दल के लिए 8 सीटें जीतनी जरूरी है और जीतनी चाहिए। आप लोग जरूर पूछिएगा कि कितने सीटों पर आप लोग लड़ेंगे। मेरा यही सवाल है सर। धर्मेंद्र प्रधान आपसे मिले थे तो जो सीट ऑफर की जा रही है बीजेपी की तरफ से, उससे आप कितना संतुष्ट हैं उन सीटों से, उस ऑफर से, और कब तक सीट शेयरिंग हो जाएगा? मैं झूठी बात बोलने का अभ्यस्त कभी नहीं हूँ। हम मीडिया के सामने बड़ी साफ गोई से कह रहे हैं कि सम्राट साहब, धर्मेंद्र प्रधान जी और तावड़े जी, ये तीनों गए थे। बिहार में जो मान्यता प्राप्त होने की बात है 2 टर्म है कि विधानसभा में कम से कम 7 या 8 सीट होना चाहिए तो मान्यता प्राप्त हो जाएगी, या टोटल वोट पोल का 6% एंड एबव लावेंगे तो हो जाएगा। तो मैं ये 2 कंडीशन चाहता हूँ। हम प्रार्थना करता हूँ एनडीए के माननीय नेताओं से कि अब हमको अपमानित नहीं होने दें, हमको इतना सीट दें कि हम 8 विधानसभा चुनाव जीत करके बिहार विधानसभा में आवें। और उसके लिए हमने एक फार्मूला बतलाया कि जब 60% हमारा स्कोरिंग है तो 7 में 6 हम जीत सकते हैं, तो 8 के लिए हमको कम से कम 15 सीट चाहिए। ये बातें हम अपनी कही। उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, हमसे बात नहीं किया और हुआ कि ठीक है हम लोग फिर बात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा पर उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा स्वागत योग्य है। सीमित समय में चुनाव संपन्न होने से जनता को सुविधा होगी और विकास कार्यों पर आचार संहिता का असर भी कम समय के लिए रहेगा। त्योहारों में घर लौटने वालों को मतदान का अवसर मिलेगा। यह जनहितकारी निर्णय है जिसके लिए आयोग का आभार उन्होंने जताया। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने यह पोस्ट किया और पोस्ट करके कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का स्वागत वो करते हैं। त्योहारों में घर लौटने वालों को मतदान का एक बड़ा अवसर भी मिलेगा कि वो घर लौटने के साथ साथ मतदान भी करके यहाँ से जाएंगे और यह जनहितकारी निर्णय बताया जिसके लिए आयोग का भी आभार उपेंद्र कुशवाहा ने जताया है। देखिए, पटना में बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के सेमिनार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। उन्होंने चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और सदस्यों से मुलाकात की और उनकी मांगों को भी सुना। साथ ही उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। बिहार की जो डोमेस्टिक टैलेंट पूल है उसको और डोमेस्टिक मार्केट दोनों को अगर ठीक से कोरिलेट किया जाए तब बिहार की एग्रीकल्चर, बिहार की वाटर मैनेजमेंट, बिहार की टूरिज्म, बिहार की बायो इकोनॉमी, इथेनॉल उसके एक प्रोडक्ट है, या मखाना उसके एक प्रोडक्ट है, हमारा मधुबनी टेक्सटाइल उसके एक प्रोडक्ट है, पेंटिंग उसके प्रोडक्ट है। ये सब आज ग्लोबल एक्सेप्टेंस इसकी काफी सस्टेनेबिलिटी की दुनिया में आगे है। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है।
मोतिहारी में सभी अनुमंडल पदाधिकारी और केंद्रीय सैन्य बल के जवानों ने सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया ताकि लोग आने वाले दिनों में निडर होकर आस्था का पर्व दिवाली और छठ के साथ ही लोकतंत्र का महापर्व शांतिपूर्ण माहौल में मना सके। तो देखिए ये मोतिहारी की तस्वीर है जहां पर लगातार जो मार्च है जवानों का वो किया जा रहा है। पुलिस लगातार अलग अलग जगहों पर घूम रही है ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व को शांतिपूर्वक मनाया जा सके। और इस बीच दिवाली छठ भी है तो लोग त्यौहार के साथ साथ लोकतंत्र का भी बड़ा त्यौहार मना सके। और देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव के ऐलान के साथ ही दरभंगा में बैनर पोस्टर हटाने का काम अब शुरू हो गया है। कल चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दरभंगा नगर निगम की ओर से शहर में लगे बैनर पोस्टर को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। 3 धावा दल लगातार कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि अगले 24 घंटे में पूरे क्षेत्र से सभी बैनर पोस्टर और दीवारों पर लिखे नारे को हटा दिया जाएगा। झारखंड में भी घाटशिला उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 11 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। रामदास सोरेन के निधन से खाली सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, इसे लेकर न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष ने अपने पत्ते खोले हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घाटशिला उपचुनाव का शंखनाद, बिहार चुनाव के साथ घाटशिला उपचुनाव, चुनाव से बदलेगी घाटशिला की तस्वीर। निर्वाचन आयोग ने घाटशिला उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। उपचुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, वहीं स्क्रूटनी 22 अक्टूबर तक होगी, जबकि उम्मीदवार 24 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर के 2 बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में दंपा, उड़ीसा में नौपादा। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। चुनाव का बिगुल बज गया है, लेकिन अभी तक न तो सत्ताधारी जेएमएम और न ही विपक्षी दल बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। एक नजर डालते हैं जेएमएम और बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट पर। जेएमएम से दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन का नाम चर्चा में है, तो बीजेपी की ओर से चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ लखन माडी और रमेश हांसदा का नाम चर्चा में है। अब आपको बताते हैं कि घाटशिला उपचुनाव की आखिर नौबत क्यों आई। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला सीट खाली हुई है। 15 अगस्त 2025 को रामदास सोरेन का दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया था। उम्मीदवारी में रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन जेएमएम से आगे चल रहे हैं। आखिर घाटशिला उपचुनाव को खास क्यों माना जा रहा है, इसे भी जान लीजिए। बीजेपी इस उपचुनाव को जहां विधानसभा चुनाव हारने के बाद कमबैक के तौर पर देख रही है, तो वहीं जेएमएम के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा और रामदास सोरेन के निधन के बाद सहानुभूति से जुड़ा है। ये उपचुनाव राजनीतिक संघर्ष के साथ ही घाटशिला की बदलती तस्वीर का भी प्रतीक बन सकता है, क्योंकि नक्सल मुक्त होने के बाद घाटशिला पहली बार नक्सलियों की काली छाया से मुक्त होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरेगा। अब नजरें टिकी है जेएमएम और बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों के नाम के ऐलान पर, जिसके बाद सियासी तपिश जहां और बढ़ेगी, वहीं राजनीतिक अखाड़े में हर तरह का दांवपेच आजमाने के साथ ही उम्मीदवार की जीत तय करने के लिए सत्ता पक्ष के साथ विपक्षी गठबंधन ताल ठोकते नजर आएगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए खबर अब सिवान से है, जहां मछली मारने आए मछुआरे के जाल में 25 फीट का अजगर फंस गया। मुफस्सिल थाना के ओरमा गांव में दाही नदी में मछुआरे के जाल में 25 फीट का अजगर फंस गया, जिसके बाद अजगर को रस्सी से बांध करके सुरक्षित बाहर निकाला गया और इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया।
तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए अजगर फंस गया, मछली पकड़ने गए मछुआरे के जाल में अजगर फंस गया और इतना विशालकाय अजगर है, जिसके बाद ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद अजगर को अपने साथ लेकर जंगल में छोड़ दिया। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त